स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कार्बोहाइड्रेट्स का, इसकी टाइप्स डिस्कस की थी, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह की मैंने इंट्रोडक्टरी आपको असाइनमेंट दी थी। बेटे आज हमें डिस्कस करना है इसमें मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स को, एल्डोजीज एंड कीटोजीज शुगर, enantiomers, cyclic structure of carbohydrates, anomers formation, mutation, glycosidic bond and polysaccharides के बारे में। बेटे सबसे पहले तो आप देखें कि एल्डोज और कीटोज शुगर क्या होती है। मोनोसेक्राइड्स को हम एल्डोज और कीटोज दो तरह की शुगर में डिवाइड करते हैं। एल्डोज वो बेटे जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड में कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद होता है और दूसरी साइड पे कोई भी कार्बन मतलब अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अराइल ग्रुप हो सकता है, व्हाटएवर, एक साइड पे उसके हाइड्रोजन मौजूद होता है। ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है। और कीटोज शुगर में कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड्स पर कार्बन ही मौजूद होती हैं, मीन्स कोई एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। तो ये आपके पास सिंपलेस्ट एल्डोज और कीटोज शुगर सामने लिखी हुई है। ग्लाइसरल्डिहाइड एल्डो शुगर है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये आपके पास कीटो शुगर है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे लिखी हुई है। आप लोगों के पास अगर तो पावर पॉइंट है तो नीचे बेटे नोट्स बने आएंगे, वहां पे ये डिस्क्रिप्शन आपको नजर आएगी। अगर वीपीएस है तो इस तरह से, जिस तरह मेरे सामने ये डिस्क्रिप्शन लिखी नजर आ रही है, तो आप इस तरह से इसको खुद भी पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बेटे मोस्टली जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स डिस्कस होती हैं डेट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। इसके साथ ये जो डी लिखा हुआ है इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने इनके साथ डी क्यों लिखा हुआ है। ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। इसकी तो आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, इस मैसेज को समझाने वाली बात नहीं है। बेटे ये हमारे पास राइबोज और आपके पास डी राइबोज शुगर, यानी कि ये पेंटोज शुगर की एग्जांपल है। एक आपके पास डी राइबोज है और एक आपके पास 2 ऑक्सी राइबोज है, यानी कि यहां से हमने ऑक्सीजन ग्रुप को रिमूव किया हुआ है 2 वाली पोजीशन पे, इसलिए डी ऑक्सी राइबोज शुगर इसको कहा गया। ये दोनों शुगर्स जो है आपके जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लिक एसिड, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इन दोनों शुगर की मैंने जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को दिखाई है। नेक्स्ट अब आ जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स हमारे पास जो कोई भी कार्बन है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं, अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, अगर हमारे पास ये जो कार्बन मैंने बनाई है ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो, मींस एक साइड पे इसके कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन हो जाए, तीसरी साइड पे मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यानी कि लगा रही हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई भी अमाइनो ग्रुप लगा दिया, जैसे कि ये आपके सामने है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, तो उस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। अब हमारे पास बेटे जो ग्लूकोज है उसके स्ट्रक्चर में देखिएगा, इसमें भी हमारे पास कायरल कार्बन मौजूद है। बाकी भी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनमें भी कायरलिटी प्रेजेंट होती है। सिंपलेस्ट हमारे पास जो यानी कि कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड, उसका ये आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2CH, ये उसका फॉर्मूला होता है CHO बॉन्ड कार्बन, इस साइड पे इसके हाइड्रोजन होता है, इस साइड पे OH और नीचे इसके अटैच्ड होता है CH2OH। अब ये देखें, ये वाली जो मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन, इसको मैं नाम दूंगी कायरल कार्बन का। क्यों? क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है। एक हाइड्रोक्सिल है, एक CHO है, एल्डिहाइड है, एक CH2OH है, आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है। ऐसी कार्बन जो कि 4 डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ अटैचमेंट शो करती हो, उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं।
अब ये जो हमारे पास कायरल कार्बन है, इसमें हमने देखना है कि इसके में इनैंशोमर्स की फॉर्मेशन होती है। इनैंशोमर कहते हैं मिरर इमेजेस को। जैसे आप अपने दोनों हाथों को अगर सामने रखें तो वो एक दूसरे के यानी कि इनैंशोमर हो गए। मीन्स जैसा आपका ये पहले वाला हाथ है उसके बिल्कुल सामने उसका मिरर इमेज आपको नजर आएगा आपका, यानी कि लेफ्ट हैंड है। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो फिर ये एक दूसरे में फिट नहीं आते। इनैंशोमर हम कहते हैं मिरर इमेजेस को। जैसे कि आपके हैंड्स हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यानी कि अगर आप इनको आमने सामने रखते हैं फिर तो ये ऐसे लगेगा कि दोनों सेम है, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर फिट करना चाहते हैं तो फिर वो फिट नहीं होते। इसी तरह ग्लाइसरल्डिहाइड में अब देखिए, एक साइड पे इस कार्बन के यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे OH ग्रुप है। अब इसके अगर हम मिरर बना के देखें तो सामने मिरर में क्या नजर आता है, OH इस साइड पे नजर आएगा आपको और कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन नजर आएगा। देखिए मॉलिक्यूल तो वही है ना, लेकिन इसका जो इमेज था, इसका जो मिरर था वो चेंज हो गया, तो इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। अब इसमें जो हमारे पास ये ग्लाइसरल्डिहाइड है, ये इसके साथ यहाँ पे D लिखा हुआ है और यहाँ पे L लिखा हुआ है। अब इस चीज को समझ लें, हमारे पास बेटे एस जो ये D और L हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को उसके रोटेशन, लाइट के रोटेशन के लिहाज से D या L में कैटेगराइज करते हैं। कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसी लाइट जो कि एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रही हो, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर से गुजारे, मॉलिक्यूल के अंदर से पास करवाए और फिर वो जो यानी कि उसमें जो मॉलिक्यूल की रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो इस तरह से, तो उसे कहते हैं वो डेक्सट्रोज होगी, यानी कि डी कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी ग्लाइसरल्डिहाइड, और अगर उसमें मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज शो हो तो फिर उसे कहते हैं वो एल है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये एल से लेवो रोटेटरी। अब ये रोटेशन होती किस लिहाज से है, आपने क्या करना है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखें। आपने देखना है कि जो ये सेंटर वाला कार्बन है उसके साथ सबसे डायरेक्टली फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है उसको। फॉर एग्जांपल अब ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है तो मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, इसके बाद ये सेकंड है और मेरे पास ये थर्ड है। अब ये देखें, इसमें अगर मैं रोटेशन देती हूँ, हाइड्रोजन को तो हमने रख ही सबसे एंड पे दिया है ना। आपने अब जब यानी कि मूवमेंट करनी है तो हमेशा 1 से 2 की तरफ आना है। देखिए अब 3 के बाद 4 आ रहा है उसको, लेकिन आपने छोड़ देना है क्योंकि 1 से डायरेक्टली 3 तो नहीं ना आ सकता। 1 से 2 अब हम इस तरह से जा रहे हैं। दैट मीन्स इसमें से जो रोटेशन हो रही है हमारी वो क्लॉकवाइज हो रही है। घड़ी की सुइयां भी इस तरह से घूमती है ना, 12 से शुरू होके यानी कि 1 1 2 3 सो ऑन। तो ये वाली मूवमेंट आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गई। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो बेटे देखिए, इसमें हमारे पास ये जो रोटेशन है यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पीछे चला गया हुआ है, उसको हमने पोजीशन 4 का नाम दे दिया है, सबसे उसका कम एटॉमिक नंबर था। ये वाली डायग्राम जो है ये यहाँ से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप ओवरलैप हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को तो हमने सबसे कम प्रायोरिटी पे रख दिया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। ऑक्सीजन 1 नंबर दे दिया मैंने इसको। फिर मेरे पास ये कार्बन के आगे 2 हाइड्रोजन है ना, तो दैट मीन्स इसका मैस ज्यादा होगा, ये पोजीशन 2 आ गई और CHO की पोजीशन 3 आ गई। तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 4 पे। अब हमने अपनी मूवमेंट शो करवानी है लोअर से हायर की तरफ, 1 से हमेशा 2 की तरफ जाना है। तो ये देखें अब इसमें जाएंगे, इसकी मूवमेंट इस तरह से हुई है एंटी क्लॉकवाइज। इस वजह से यहाँ पे सामने इसके साथ L लिखा हुआ है लेवो रोटेटरी और इसके साथ D लिखा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रही हैं और ये वाला जो था इसने एंटी क्लॉकवाइज करवाई थी, यानी कि क्लॉक के उल्ट में। अब इसी तरह हमारे पास ये वाले जो फॉर्मूला था जिसमें हम सारे बॉन्ड्स सॉलिड्स दिखाते हैं कार्बन के, ये देखिए इस तरह से सेम टू सेम चारों के चारों बॉन्ड शो करवाते हैं, इसे हम कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, क्योंकि एमिल फिशर ने ये एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट अब आपको जो ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसमें कुछ डॉटेड भी होंगे, ये इस तरह से उसमें यानी कि शो करवाई हुई है। ये हमारे पास डॉटेड लाइंस है और ये वाली लाइन जो है ये वेज लाइन है।
अब ये जो डॉटेड और वेज लाइन वाला फार्मूला था, इसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव फार्मूला। ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पर्सपेक्टिव फार्मूला आया था, लेकिन इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी, तो इसलिए इसके बाद फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आया था। इसमें सबसे पहले आपने सबसे कम प्रायोरिटी वाले को डिसाइड करके उसे फोर्थ पोजीशन दे देनी होती है, और उसके बाद आपने बाकी ग्रुप्स को पोजीशन देनी है। अब इसमें भी हमारे पास यही हिसाब है। आप लोगों को मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स में नहीं लेके जा रही, क्योंकि ये पोर्शन वैसे ऑर्गेनिक है, लेकिन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को इसका नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। अब इसमें बेटे ये जो मतलब ये येलो में नोट्स लिखे हुए हैं, ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, इसको लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारे पास पर्सपेक्टिव फार्मूला है, मैंने उसमें बताया था एक वेज बॉन्ड होता है हमारे पास, और एक ये जो डॉटेड बॉन्ड है, डॉटेड बॉन्ड है, उसे डैश्ड भी कहते हैं। अब जो हमारे पास वेज बॉन्ड है वो उस पे कोई वो ग्रुप अटैच्ड होते हैं जो आपकी तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मुट्ठी बंद करें, जैसे हम किसी को शो करवा रहे होते हैं कि देख लूंगा मैं तुम्हें, फिंगर हम सामने वाले की तरफ कर रहे होते हैं ना, तो दैट मीन्स वो जो आपकी फिंगर है वो आपसे अवे है। ठीक हो गया। जो आपसे अवे है तो उसको आपने डैश्ड लाइन पे शो किया हुआ है। अब ये जो आपका यानी कि पाम होगी, आपकी हथेली है, आपका जो यानी कि बाजू है, वो तो आपकी तरफ है ना, तो उस पे यानी कि हम उसको वेज बोन से शो करेंगे। इस लिहाज से आप याद रख लीजिएगा। अब इसमें ये वही पहले वाली एग्जांपल मैं ये दोबारा लिखी हुई है। डी ग्लाइसरल्डिहाइड एंड एल ग्लाइसरल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपके पास 3 कार्बन वाली ग्लाइसरल्डिहाइड है। अब इसमें अगर हम 4 कार्बन की तरफ मूव कर जाएं, अब ये जो हमारे पास 4 कार्बन है, इसमें भी देखें ये एक दूसरे की, इसमें भी कायरल कार्बन मौजूद है। तो और ये जो 4 कार्बन वाली है बेटे, इसका भी आपने नाम याद रखना है। इरिथ्रोज होती है हमारे पास डी, या फिर थ्रियोज। इसमें इनका अगर हम स्ट्रक्चर मोलिकुलर फार्मूला लिखें सिंपली, तो वो इनका सेम होता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होते हैं, इनकी स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से इनके जो नेम्स हैं बेटे वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये आपने कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल्स याद रखनी है, आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि मींस एल्डोज शुगर कौन सी होती है, 3 कार्बन वाली किस तरह होंगी, उसमें आप इन एंशोमर्स को एक्सप्लेन करें, 4 कार्बन वाली में एक्सप्लेन करें। इसके बस नाम याद रख लीजिएगा। इनके स्ट्रक्चर वैसे तो सेम है, अगर आप लोग एक मतलब समझना चाहें तो, अदरवाइज स्पेशली कैसर को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उसका मैथ्स बैकग्राउंड है, तो वो बस इसके नाम याद कर ले, बाकी बच्चों को तो मतलब इनकी स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए। देखिए राइबोस में सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स एक साइड पे हैं। अब जब रेबिनोज की तरफ आते हैं तो एक हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो बेचारा इनसे थोड़ा सा यानी कि लड़ाई करके वो बेचारा इस साइड पे चला जाएगा, उसने अपनी पार्टी बदल ली है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, जाइलोज में सेकंड वाले कार्बन में हाइड्रोक्सल की लड़ाई हो गई है जी, वो इस साइड पे आ गया। अब लाइगोस में क्या होता है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों हाइड्रोक्सल्स की आपस में सुलह हो गई थी, उन दोनों ने पार्टी बदल ली है, ये वाला हाइड्रोक्सल बेचारा अकेला रह गया। इस तरीके से आप थोड़ा इसको ना माइंड में सेट करके याद कर लीजिएगा। अब ये जो एल्डोज शुगर है, इसकी नेक्स्ट ये एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं, इनके जस्ट नेम कर लें, अगर फॉर्मूला कर लें तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नेम भी सिर्फ काफ़ी होंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को इसलिए दी हुई है ताकि आप लोग थोड़ा पढ़ें, आपके नॉलेज में इजाफा हो, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हो क्या रहा है। अब हम कीटोसिस की तरफ मूव करते हैं। 3 कार्बन वाली कीटोस हमारे पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, और 4 कार्बन की तरफ मूव कर जाएं तो वो इरिथ्रोलोज है। इसका आप लोगों को नेम याद करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने याद करना है। इसमें सिंपली ये जो कार्बन है इसको डिफरेंट कलर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये कायरलिटी को शो करवा रहा है। इसके 4 कार्बन जो है वो मतलब 4 मोलिक्यूल्स हैं, जो 4 अटैचमेंट है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस। 3 कार्बन वाली में कायरलिटी नहीं होती, 4 वाली कार्बन में कायरलिटी होगी, क्योंकि 3 वाली में कार्बन का किसी न किसी एक मॉलिक्यूल या एटम के साथ जो बॉन्ड है वो डबल हो जाता है। और कायरलिटी की तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि ऑल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन मस्ट बी डिफरेंट।
जी बेटे, अब हमने देखना है कि हमारे पास ये एपीमेरिक फॉर्मेशन क्या होती है, एपीमर्स यानी कि किस तरह से बनते हैं। एपीमर्स जैसे हम कहते हैं कि आप लोगों के पास कोई भी एक यानी कि बॉक्स हो, उसमें डिफरेंट तरह के आप यानी कि कुछ बॉल्स रख दे, कुछ ब्लू हो, कुछ ग्रीन हो, कुछ रेड हो। अब जरूरी तो नहीं कि सारी रेड वाली उस बॉक्स में एक जगह पे जाके गिरे, ग्रीन वाली एक जगह पे हो, ब्लू वाली एक जगह पे। लेकिन ये है कि अगर मतलब आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी रखी है सारी बॉल्स की, 4 ही ग्रीन थी आपके पास, 4 ही ब्लू थी और 4 ही रेड थी, तो इसका मतलब है कि अगर एक कॉर्नर पे कहीं ना कहीं रेड वाली बॉल प्रेजेंट है, तो किसी और कॉर्नर पे जाके दूसरी जगह पे भी रेड वाली यानी कि बॉन्ड जो है बॉल जो है वो प्रेजेंट होगी। इसी तरह अगर आपको एक कॉर्नर पे ब्लू वाली मिल रही है, तो कहीं ना कहीं और उसी बॉक्स के अंदर एक और भी ब्लू वाली मौजूद होगी। तो बेटे एपीमर्स इसी तरह से हैं। एपीमर जो है वो एक दूसरे यानी कि एक ऐसे हम मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो एक दूसरे से यानी कि सेम अटैचमेंट शो करवा रहे हो। अब देखिए ये यहाँ पे हमारे पास एपीमर है, कार्बन नंबर 2 पे एपीमेरिक फॉर्मेशन हुई है, और ये यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे है। इन दोनों की यानी कि सेम अटैचमेंट यहाँ पे शो हो रही है, सेम इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन किसी दूसरे यानी उस जैसे ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिल रही हो, लेकिन वो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, यानी है कार्बोहाइड्रेट ही, मोनोसेक्राइड ही, लेकिन ये देखिए ना, ये मेनोज है, ये ग्लैक्टोज है। इसके बावजूद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो कायरलिटी है, वो इसके साथ मैच हो रही है। दैट मीन्स कि आपके पास ये दोनों एक दूसरे के एपीमर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी भी इस साइड पे कार्बन है, इसकी भी इस साइड पे कार्बन है, मैं इसके बावजूद इसको कायरल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बेटे इस पूरे ग्रुप को आप एक कंसिडर करो और इस पूरे ग्रुप को एक कंसिडर करें, तो फिर इस लिहाज से तो ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए ना, तो ये कार्बन जो है वो हमारे पास कायरल हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये हेमी एसिटल और एसिटल की फॉर्मेशन शो करते हैं। हेमी एसिटल क्या होता है? ऐसा हमारे पास ग्रुप, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड हो। अब देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स में भी तो एल्डिहाइड्स और कीटोनिक शुगर थी ना, हमने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया है। तो एल्डिहाइड जब किसी भी अल्कोहल के साथ मिलता है, तो बेटे वो हेमी एसिटल की फॉर्मेशन कर लेता है। मीन्स आपके पास OR ग्रुप भी अटैच होता है और OH ग्रुप भी अटैच होता है, इसे हम हेमी एसिटल कहते हैं। अगर एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे ग्लूकोज लिख दूं मैं, आप सपोज कर लें कि ये जो R है ये रेस्ट ऑफ द ग्लूकोज ग्रुप को शो कर रहा है। एल्डिहाइड वाला जो पोर्शन था हमने उसको ओपन करके COH की फॉर्म में लिख लिया। तो इसने जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है, तो ये वाला ग्रुप तो आपके पास एज इट इज रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है, कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ अपने बॉन्ड को ब्रेक किया। जब ये अपने इस के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगी, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है कि यहाँ पे ये जो OH प्रेजेंट है, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है ना, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो इस पॉजिटिव को यानी कि प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये COH की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्योंकि कार्बन ने अपना यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया था, अब कार्बन ने जो बॉन्ड ब्रेक किया था, तो उसने यानी कि उसको कुछ नजर आया होगा ना कि उसने देखे ऑक्सीजन के साथ उसके 2 बॉन्ड थे, फिर भी उसने बेचारे ने लालच में आके बॉन्ड ब्रेक किया है, क्योंकि उसको साइड पे नजर आ रहा था ये OR, ये वाला ग्रुप नेगेटिव ग्रुप, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इस कार्बन की तरफ। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और वो नेगेटिव चार्ज किस तरह से सेटिस्फाई हुआ, ये अल्कोहल वाली प्रोटॉन को कैप्चर करके। अल्कोहल भी हमारे पास वीक के होते हैं ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो था अल्कोहल का, ये इसके पास ट्रांसफर हो गया है कार्बोनाइल ऑक्सीजन के पास, तो हेमी एसिटल की फॉर्मेशन हो गई है। अब हेमी एसिटल में क्या है हमारे पास, ये हमारे पास OR ग्रुप एक यानी कि एक साइड पे लगा हुआ है और दूसरी साइड पे OH ग्रुप है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये OH भी यानी कि यहाँ से भी ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, इसकी जगह भी R ग्रुप लग जाए, एसिटल की फॉर्मेशन हो जाए, तो फिर क्या करना है कि आपने टर्शरी अल्कोहल लेनी है। R3 से मुराद है यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल है, यानी कि 3 कार्बन मजीद अटैच्ड है, 3 मिथाइल ग्रुप, CH3 CH3 और CH3
और OH। ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल का फार्मूला होता है। टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे मौजूद है, R2 से मुराद है सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है बेटे, आपने इस चीज़ को अपने थोड़े माइंड में रख लेना है। और ये नेक्स्ट में जाके क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे R ग्रुप आके अटैच्ड हो जाएगा ये वाला, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गया था वो इस OH के साथ मिलकर H और OH आपस में मिलकर क्या करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी तरह अगर एल्डिहाइड हो तो एसिटल की फॉर्मेशन होती है, अगर कीटोन हो तो आपके पास कीटल की फॉर्मेशन होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज हैं कि वो एसिटल और कीटल्स की फॉर्मेशन देती हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप ऑन देयर अपर सरफेस। अब ये जो हमें पता कैसे चलेगा कि एसिटल की फॉर्मेशन हो गई है? देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले जो एल्डिहाइड था इसमें कोई भी कायरलिटी प्रेजेंट नहीं थी। फिर हमारे पास जैसे ही यानी कि हम रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप आ गया, तो अल्कोहल की ग्रुप की वजह से एसिटल या फिर जो कीटल बना है, अब ये हम इसमें जो कार्बन मौजूद है ये हमारे पास कायरल कार्बन है, इसमें कायरलिटी प्रेजेंट है। इस तरह अगर हम पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करवा रहे हैं और वो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करवा रहा, ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है यानी कि, और ना ही वो लेवो रोटेटरी है, तो दैट मीन्स आपके पास जो है वो एसिटल या कीटल की फॉर्मेशन नहीं हुई। और अगर थोड़ी देर बाद आप दोबारा लाइट पास करवा के देख रही हैं और वो लाइट को रोटेट करवा रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो गिवन कार्बोहाइड्रेट थी उसमें एसिटल और कीटल की फॉर्मेशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और इसमें आपने जो अल्कोहल लेनी होती है वो उतनी ही लेती है जितनी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मीन्स 1.1 की रेशियो ही दोनों में रखते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये जो येलो वाला है ये बस आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने लिखा हुआ है, देख के परेशान नहीं होना कि इतना मैडम ने लिख दिया है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा ये। अब साइक्लिक फॉर्मेशन कैसे होती है? देखिए बेटे, हमारे पास ये ओपन से साइक्लिक फॉर्म कैसे बनी है, मैं रिपीट कर रही हूँ। कार्बन नंबर 1 की तरफ ये कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सल अट्रैक्ट होगा। जब ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहती है। जब ये अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाना चाहेगी तो कार्बन इस वाली ऑक्सीजन को फोर्स करेगा कि ये अपना डबल बॉन्ड ब्रेक करके इसके साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखे। जब इस ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कर लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये वाली ऑक्सीजन बेटे जो ये पिंक में यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, ये जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी तो हाइड्रोजन के साथ उसका पहले भी बना हुआ था, इस नतीजे में इसके 3 बॉन्ड हो जाएंगे। तो 3 की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये खुद को क्योंकि स्टेबल रखना चाहती है। अब ये स्टेबल कैसे रख सकती है कि ये इस प्रोटॉन को रिलीज कर दे और अपने 2 बॉन्ड रखे। ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होकर बेचारा भागता भागता इस ऑक्सीजन के पास आया और यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सल की फॉर्मेशन हो गई। ये देखें, अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ग्लूकोज बनी है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक अल्फा होती है और दूसरी बीटा। अल्फा में हाइड्रोजन ऊपर होता है, बीटा में हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर होता है। ये आप लोगों ने दोनों में पहचान रखनी है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। मोस्टली जो प्रेजेंट होती है वो अल्फा ग्लूकोज है, लेकिन ये जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं और वो प्रोसेस जिसके नतीजे में ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं उसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ये वाली स्लाइड मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाह रही थी, बट उससे पहले मैं आप लोगों से यानी कि एक बात जानना चाहती हूँ। काइंडली आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि स्टीरियो केमिस्ट्री वाला चैप्टर किया हुआ है या नहीं। मतलब फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसको इन डिटेल डिस्कस करना है या फिर किस तरह से मैंने ये सरफेसिंग रखना है। अदरवाइज ये आप लोगों के लिए ना मतलब इस तरह से अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर मैं आपको इसके नोट्स शेयर करूंगी अगर आप लोगों ने स्टीरियो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। अगर पढ़ा हुआ है फिर तो आप इस स्लाइड को खुद भी कर सकते हैं, तो मुझे ये बता दीजिएगा आप लोग।
और बेटे ये वाली जो यानी कि स्लाइड है इसको बस आप लोगों ने एक नज़र अंडरस्टैंड करना है। मीन्स इसमें मैंने बीटा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज इस तरह से यानी कि इसकी थोड़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अगर देखें बेटे हम हाइड्रोक्सल की जगह अमाइनो ग्रुप लगा दें तो वो ग्लूकोज अमाइन बन जाता है। इसी तरह अगर इसकी जगह में यानी कि कोई भी एसिड लगा दूं तो फिर वो आपके पास ग्लूको एसिड बन जाएगा। यानी कि आपके पास जो हमारे ये कार्बन नंबर 4 है इस पे चेंज हम हाइड्रोक्सल ग्रुप को चेंज करके कोई और ग्रुप के अटैचमेंट कर सकते हैं। अमाइनो अटैच करेंगे तो वो ग्लूकोज अमाइन बन जाएगा। इसी तरह एसिड ग्रुप अटैच करेंगे तो वो ग्लूको एसिड बन जाएगा। बस आपने इस स्लाइड में इस चीज को माइंड में रखना है। जी बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और वो क्यों होती है, हम उसको यानी कि उसका रिड्यूसिंग करैक्टर किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है ये हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर को यानी कि चेक करने के लिए आप लोगों के पास बायोयूरेटेड ब्रेडफोर्ड टेस्ट भी होता है, वो इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या होता है, शुगर्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन यानी कि जो एनोमेरिक इस ये वाली जो हमारे पास कार्बन है जो साइक्लिक यानी कि स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर ले उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब ये जो हमारे पास ये वाली कार्बन है दिस इज एनोमेरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1। Oxidation of anomeric carbon of glucose and other sugars under alkaline condition is the basis for Fehling reaction. The cuprous ion produced forms a red cuprous ऑक्साइड प्रेसिपिटेट। बेटे जो हमारे पास फेहलिंग सोल्यूशन होता है उसमें कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है। अब उसका आपने क्या करना होता है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी ग्लूकोज लेंगे, उसके अंदर फेहलिंग सोल्यूशन डालेंगे। फेहलिंग सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक फेहलिंग सोल्यूशन ए होता है और एक फेहलिंग सोल्यूशन बी होता है। आपने उन दोनों को पहले मिक्स करना है, फिर उस टेस्ट ट्यूब में डालना है जिसके अंदर आपने ये ग्लूकोज ली होगी। अगर तो आपके पास रेड प्रेसिपिटेट बन जाए तो दैट मीन्स कि आपने जो शुगर लिया है दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। और अगर आपके पास रेड पीपीटीज की फॉर्मेशन ना हो तो उसका मतलब होगा कि आपके पास जो शुगर थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। However, the open chain form is in equilibrium with the ring form and eventually the oxidation reaction goes to completion. The reaction with cuprous ion is complex, yielding a mixture of products and reducing 3 mole of cuprous ion per molecule of glucose. इसमें यानी कि आपने सिंपली ये समझ लेना है कि जो आपने सोल्यूशन डालना है उसकी क्वांटिटी 3 टाइम्स होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द ग्लूकोज। और ये वाली रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ग्लूकोज के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ग्लूकोज के अंदर जब बेटे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं तो आपके पास डी ग्लूकोन और डी लैक्टोन बन जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये वाली स्लाइड ये बस मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए रखी है कि आपके पास डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है साइक्लिक फॉर्म में। ये देखिए जो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की यानी कि एक शुगर का कार्बन नंबर 1 और दूसरे की कार्बन नंबर 4, यहां से इसका बेटे ऊपर जो हाइड्रोजन था, अगर यहाँ पे ये हमने अल्फा ली हुई है जी बेटे, यहाँ पे ये इन्होंने ली हुई थी बीटा, इसका ऊपर था हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट, और यहाँ पे इस हमने दूसरी वाली जो ली थी दैट वाज बीट हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सल इस साइड पे ऊपर है तो यहाँ पे इस साइड पे नीचे होगा। अब यहाँ से इन दोनों ने क्या किया कि अपनी लिंकेज शो की है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप रिलीज हुआ, दोनों ने यहाँ से मिलकर वाटर को रिलीज कर दिया और आपस में एक बॉन्ड बना लिया। अब ये जो बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बना है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी जो ग्लूकोज के दरमियान बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान मौजूद होता है। दो हमारे पास कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी कार्बोहाइड्रेट की, उसमें क्या हुआ, कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप था उसने बॉन्डिंग शो की है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सल के साथ।
अब एक के हाइड्रोक्सल से हाइड्रोजन रिलीज हुआ और दूसरे से हाइड्रोक्सल रिलीज होकर वाटर की फॉर्मेशन हो गई और ऑक्सीजन के जरिए ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो गए। हम इसे 1,4 लिंकेज भी कहते हैं, इसे ग्लूकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। और ये आपके पास ग्लूकोज और ग्लूकोज में दिखाई हुई है। सुक्रोज में भी इस तरह हो सकता है। ये हमारे पास सुक्रोज कब बनती है, जब आपके पास एक ग्लूकोज हो और दूसरी आपके पास फ्रुक्टोज हो, तो फिर इन दोनों में जो यानी कि लिंकेज के जरिए से डाइसेक्राइड बनेगी उसको हम सुक्रोज कहते हैं। ये शुगर कैन में प्रेजेंट होती है। ये वाले को आप स्किप करने ये ना कीजिए, ये दोनों करने आपने ऊपर वाले। अब ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास डाइसेक्राइड्स बनी है उससे उन्होंने नेक्स्ट आपस में मिलना है और पॉलीसेक्राइड बना देना है। अब अगर सेम तरह की शुगर मिलती जाएंगी तो हम उससे कहते हैं होमोपोलीसेक्राइड, और अगर डिफरेंट तरह की मिलेगी दैट विल बी हेट्रो। अब होमो हमारे पास ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। मींस आपने यहाँ पे अटैचमेंट करवा दी। अब यहाँ से एक अब ये वाली के कार्बन नंबर 4 से अगर आप मजीद नीचे चले जाए, इसकी अटैचमेंट करवा दें, फिर इससे यहाँ पे मजीद अटैचमेंट करवा दें, तो फिर वो ब्रांच्ड होती जाएगी ना। तो दैट मीन्स आपके पास पॉलीसेक्राइड्स ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और वो अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। इसके नतीजे में आपके पास बनता है ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ये है पॉलीसेक्राइड्स की एग्जाम्पल। आई थिंक सो कि अब आप लोगों पे ये यानी कि जो लेक्चर है वो लेंथी ना हो जाए, इसलिए यहाँ तक मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे मैं एड कर रही हूँ। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से इसके लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो देन यू मे आस्क टू मी। अल्लाह हाफिज़।